बिहार वो पहला राज्य बन गया है कि 1931 के बाद वो जातिगत आंकड़े, जिसके लिए बिहार के लेनिन के नाम से जाने जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कहते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट पे, 90 भाग हमारा है। उस हिस्से की, उस आंकड़े की, उस अपनी जो जितना हिस्सा बनता है आबादी के हिसाब से, जिस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस यूपी कांग्रेस के संगठन सचिव अनिल यादव जी मौजूद हैं। समझेंगे कि आज जो आंकड़े आए हैं उस आंकड़ों के लिए हमारे पुरखों ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है और आज का दिन कितना बड़ा ऐतिहासिक है, और आने वाले समय में 24 का जो बड़ा इलेक्शन है, देश का चुनाव है, कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। स्वागत है आपका। आप सारे लोगों का और बिहार की महागठबंधन सरकार का, हम उत्तर प्रदेश के ओबीसी समाज की तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं। और उस फैसले पे यह है कि हम सारे लोगों के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। और जिनकी बात से आप अपनी बात शुरू कर रहे थे, जगदेव बाबू जी कहा करते थे कि जो पहली पीढ़ी है वो लड़ाई लड़ेगी, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग जो है वो राज करेंगे। तो वो तीसरी पीढ़ी खड़ी है। 75 सालों में तीसरी पीढ़ी खड़ी है और जातिगत जनगणना आपके सामने है। तो जो बिहार में जो हुआ वो पूरे देश में यही समीकरण है, यही जातियों के डेटा हैं और इसी के इर्द गिर्द हर प्रदेश में ओबीसी समाज के लोग हैं। किसी भी प्रदेश में ओबीसी की आबादी 60% से कम है। बीजेपी जब ओबीसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दी है देश को, लगातार प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से हूँ, फिर वो गिनती करवाने से पीछे क्यों भागती है भाजपा? कहाँ डरे उसको? भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, जो जिस विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी जन्मी है, उसकी लड़ाई ओबीसी समाज के खिलाफ है। उसकी लड़ाई इस देश के बहुजनों के खिलाफ है। उसकी लड़ाई इस देश की समानता के खिलाफ है। आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम के शुरू में बोल रहे थे कि ओबीसी के पहले प्रधानमंत्री। भाई देवगौड़ा साहब क्या थे? क्या वो बैकवर्ड समाज से नहीं आते? और पूरा हिंदी पट्टी जानता है। और हम लोगों के यहाँ तो चौधरी चरण सिंह का नाम तक नहीं लेते हैं लोग सम्मान से। पूर्वांचल में चौधरी साहब सब लोग बोलते हैं। वो ओबीसी समाज से थे। तो ये नया नवेला बनावटी ओबीसी है, जो 20 साल पहले अपर कास्ट, इस देश के प्रधानमंत्री अपर कास्ट थे, अब जो है वो ओबीसी समाज में चले आए। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है वो बैकवर्ड के खिलाफ रही है और इन जातियों को सिर्फ आपस में लड़ाने का तिकड़म का काम ये लोग करते रहे। राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा हो, तमाम जगह जहां भी गए वो, उसके बाद से जो सरकारें भी बनी, आपकी कर्नाटक में सरकार आई, उसके बाद अभी आप राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में है, आपने 4 में से 3 मुख्यमंत्री पिछड़े समाज के बनाए। गिनती वहां भी तो होनी चाहिए ना? देखिए, गिनती हर जगह होनी चाहिए। हम लोग भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश में आई थी, और ये पहला इंटरव्यू है जिसमें इस बात को मैं बोल रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के पिछड़े नेताओं के साथ राहुल जी की बैठक करवाई थी। 3.5 घंटा वो बैठक चले थी और उसमें तमाम बात निकल कर आई। उसमें गिनती की बात आई, हिस्सेदारी की बात आई, भागीदारी की बात आई कि भाई टिकट कैसे मिलता है, क्या होता है, लीडरशिप हमारी कहाँ है। तमाम सवालों पे राहुल गांधी जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और उन्होंने एक बात कहा कि देखो ओबीसी समाज को कैसे भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती रही है। जो बात आप कह रहे हैं कि हरियाणा में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, हिमाचल में, सब जगह करेंगे। सब जगह ओबीसी को उसकी जितनी आबादी है उसको हिस्सेदारी देंगे। ये हमारे नेता राहुल गांधी जी का कमिटमेंट है। आज का अगर आप ट्वीट पढ़ेंगे, ट्वीट में बिल्कुल साफ साफ राहुल जी ने कहा है कि हम प्रण लेते हैं, हमारा संकल्प है कि ओबीसी की जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। एक और सवाल है मेरा, बीजेपी की बात करें, बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, कहती है हमारे पास 30-32 के आसपास जो मुख्य मंत्री बनाए गए हैं ओबीसी समाज से आते हैं, SC/ST समाज से मंत्री बनाए उन्होंने। ओम प्रकाश राजभर उनके साथ है, अनुप्रिया पटेल उनके साथ है, संजय निषाद उनके साथ है, अनिल राजभर उनके साथ हैं, स्वतंत्र देव सिंह पटेल हैं, और आपके
2 बार के डिप्टी सीएम संदीप सिंह है आपके शिक्षा मंत्री, कल्याण सिंह के पोते हैं, आपके केशव प्रसाद मौर्य 2 बार डिप्टी सीएम है। तमाम ये पिछड़ों का जमावड़ा लेके भाजपा अगर अपने साथ चल रही है तो ये लोग क्यों नहीं पैरवी करते हैं कि भाई गिनती होनी चाहिए, उनको हक अधिकार हिस्सा मिलना चाहिए? तो भारतीय जनता पार्टी में जो ओबीसी के नेता हैं उनके मुंह में जबान नहीं है, जमीर नहीं है उनके पास, ना उनके पास जमीन है, न उनके पास जबान है। जमीन तो है क्योंकि चुनाव जीत जाते हैं। उनके पास जमीन भी नहीं है, खुद की जमीन नहीं है। खुद की जमीन होती तो जीत लेते, सिरातू हार गए। खुद की जमीन होती तो अनुप्रिया पटेल लड़ लें, अपने अकेले लड़ लें। ओम प्रकाश राजभर जी चक्कर काटते रहते हैं, लड़े अकेले। अगर ओबीसी के नेता हैं, ये लोग ओबीसी के समाज के साथ दगा करने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग, ये लोग ओबीसी समाज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इनको पैदल सैनिक की तरह इस्तेमाल करती है। बोलती है आप लड़ो, चल के हमारी बात अपने समाज के बीच में पहुंचाओ। तो ये लोग ओबीसी जातियों का इन लोगों ने कितना नुकसान किया है। ओबीसी जातियों के सांप्रदायिकरण में इन लोगों की भागीदारी है। ये दंगाई बना रहा है। ये जो आपका वो मंत्री संजय निषाद बता रहा है कि वो कह रहा है कि चलिए वो वहां पे उसको आजाद कराना है, मस्जिद गिराना है। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के जो सवर्ण नेता हैं वो अपने बच्चों को इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेजते हैं, और ये नालायक कह रहा है कि केवट मल्ला निषाद के बच्चों को, बिंद के बच्चों को कि चलो मस्जिद गिराना है। तो ये तो समाज के नकारे लोग हैं, समाज को बगलाने वाले लोग हैं। आप लोग जब ओबीसी समाज के बीच में जाएंगे, मैं कंप्लीट करूं तो जो जातिगत जनगणना का डेटा आया है, उस जातिगत जनगणना के डेटा ने साफ बिल्कुल कर दिया कौन कितनी आबादी में है, किसकी कितनी आबादी है। अब उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना होगी। उत्तर प्रदेश में जब होगी तो सबको पता चल जाएगा किसके बैंक के अकाउंट। योगी जी करवाएंगे? योगी जी नहीं करवाएंगे तो सरकार अगली करवाएगी। 2024 की सरकार बनने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना होगी। अच्छा, एक बात बताइए, राम मंदिर का जब आंदोलन चल रहा था, तमाम जो चीजें हुई, विनय कटियार हनुमान के नाम से जाने जाते थे, उमा भारती हो, विनय कटियार हो, तमाम ऐसे बड़े बड़े आपकी रितंबरा हो, साधु रितंबरा हो, तमाम ऐसे नाम आए निकल करके कि ये लोग हिंदू हृदय हैं और तमाम जो चीजें हैं मुखालफत करते थे। उसके बाद से ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी जब दंगा करवाना होता है ना तो इनको हिंदू बना देती है, और जब पद देना होता है, पद प्रतिष्ठा देनी होती है, तब इनको बताता है कि ये तो कुर्मी, इनकी आबादी उत्तर प्रदेश में 5% है, इनको न बना के इनको बनाओ। ठीक, तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी समाज का किया है, किसी लीडरशिप की किया है, किसी की कयादत का किया है, तो ओबीसी समाज का किया है। और अब ओबीसी की जनगणना जो बिहार में हुई है, अगर वैसी जनगणना उत्तर प्रदेश में होगी तो पता चल जाएगा। जो बात आप कह रहे हो कि विनय कटियार से गिना रहे हो, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समाज में बैठाए गए संघीय एजेंट थे, जिन लोगों ने सिर्फ समाज का नुकसान किया। इनसे एक पैसे की सहानुभूति ओबीसी समाज नहीं रखता है। लेकिन सवाल ये है कि जिस ओबीसी समाज के लिए तमाम गिनती की मांग कर रहे हैं आप लोग, चाहे समाजवादी पार्टी कर रही है, चाहे कांग्रेस अभी कर रही है बात, आप लोग उस ओबीसी समाज को कैसे समझाएंगे कि गिनती कितनी जरूरी है, क्यों होनी चाहिए, क्या है, उसका संदेश कैसे देंगे? क्योंकि जो राम जन्मभूमि के जो ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट में एक भी ओबीसी नहीं है। फिर उस समाज को कैसे समझाएंगे कि गिनती कितनी जरूरी है, गिनती में आपको क्या मिलेगा? इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? देखिए, किसी समाज को गिनती, हिस्सेदारी किसी को समझाना नहीं पड़ता, सब लोग समझते हैं। सबको हिस्सा चाहिए, सबको भागीदारी चाहिए। और जो बात कह रहे हो कि राम मंदिर में ओबीसी को जगह ही नहीं चाहिए। हमें जगह चाहिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, हमें जगह चाहिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, हमें जगह चाहिए डीयू में, हमें जगह चाहिए। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, कितने ओबीसी डीएम हैं, कितने एसएसपी हैं, कितने एसडीएम हैं, तहसीलें हैं, 840 ब्लॉक हैं उत्तर प्रदेश में, 836 ब्लॉक हैं, कितने ओबीसी जो है बीडीओ हैं। ठीक, तो हमें यहाँ हिस्सेदारी चाहिए। ये जो लोग कहते हैं कि भाई राम मंदिर ट्रस्ट में, उसमें हम क्या करेंगे भाई? घंटा बजाने आए हैं, हमको इस देश पर शासन करना है, तो हम घंटा बजाने, वहां हमको हिस्सेदारी भागीदारी नहीं कि वहां जो उनका रिजर्वेशन है वो रख लें, हमें जगह राम कर लेंगे, नमस्कार कर लेंगे। और जो आप बात कह रहे हो कि राम मंदिर ये सब फेल होने जा रहा है, सब कुछ फेल हो रहा है, इस देश ने देखा है। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था
जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी, पूरे देश ने देखा था। सांप्रदायिकता की लहर उत्तर प्रदेश में रोक दी गई थी, बिहार में रोक दिया गया था। इस तरीके से 24 में जो भी चाल चलनी हो, जितना भी इवेंटबाजी करनी हो, जो भी करना हो, नू में कर रहे थे ना, क्या हुआ? हो गया कुछ नहीं हुआ। कर्नाटका में जय बजरंगबली से लेकर क्या क्या नहीं, प्रधानमंत्री जी इतनी छिछोरी बातें कर रहे हैं। जय बजरंगबली के बटन दबाना है, जातिगत जनगणना का सवाल वहां चला, पिछड़ों का सवाल चला। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के जो नफरती लोग हैं, वो लोग अपना अब अटैची बांधेंगे, बक्सा पैक करेंगे, ये लोग अब जाएंगे और कम से कम 30 साल ये लोग नागपुर हेडक्वार्टर पे बैठ के हर कीर्तन गाएंगे। सवाल ये है कि अभी केंद्र की सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाया 33%, पूरे देश में उसका स्वागत हुआ, तमाम पार्टियों ने उसके समर्थन में वोट भी दिया। लेकिन सवाल यह है कि उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के महिलाओं को क्या कोटे के अंदर कोटा, बड़ी मांग थी कि कोटा जो मिल रहा है उस कोटे के अंदर जो कोटा बनता है बहुजन महिलाओं का, वो कोटा नहीं है। उस पे मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री उमा भारती का दर्द सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगी और इसकी मांग करूंगी। लगता है क्या कि अब उनका भी मन आ रहा है कि भैया गलत हो रहा है पिछड़ों के साथ? ये दगे कारतूस हैं। जब इनकी जवानी के दिन थी, जब ओबीसी के लिए लड़ना था, तब आप हिंदू मुसलमान कर रहे थे। इन लोगों से एक पैसे की सहानुभूति नहीं है और ना ही तो ओबीसी समाज इनको अपना नेता मानता है। ये लोग आरएसएस के लोग हैं, एजेंट लोग हैं। जब आरएसएस कमजोर होता है तब ऐसे लोगों से बयान दिलवाता है कि थोड़ी सहानुभूति जो इनके पीछे जो चमचे लोग खड़े हैं उनका मिल जाए। तो उमा भारती हो गए, विनय कटियार हो गए और ऐसे दंगाई लोगों को हम लोग दंगाई बोलते हैं, इनको ओबीसी नहीं बोलते। ये दंगाई लोग हैं। तो आखिरी सवाल होगा कि 24 के चुनाव में जातीय जनगणना बड़ा मुद्दा बनेगा? देखिए, जातीय जनगणना सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है। जातीय जनगणना इस देश के निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का, इस देश की अच्छी आर्थिक स्थिति, अच्छी सामाजिक स्थिति बनाने का मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर खरी उतरेगी और इस मुद्दे को हम चाहेंगे कि ये जातिगत जनगणना हो और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उसकी संख्या के अनुपात में उसकी हिस्सेदारी मिले। बात लगातार हो रही है कि जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए। कब मिलेगा? गिनती बिहार में खैर आ चुका है। आसपास के राज्यों में कैसा प्रभाव पड़ेगा? आसपास के राज्यों के लोग, यूपी में खास तौर से जो ओबीसी समाज की राजनीति करते हैं, ओबीसी लोगों का वोट को लेकर के सत्ता में आते हैं फिर जाते हैं, वो लोग किस तरह से सवाल इस पर खड़े करते हैं, कैसी मांग करते हैं? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी लगातार इसकी बातचीत कर रहे हैं। सवाल ये कि जो एनडीए में जो दल गए हैं, छोटे छोटे जो दल हैं, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ये लोग कैसे मांग करेंगे और क्या समाज, इनका समाज जो है अपने हक अधिकार की बात समझेगा और अपने नेताओं की, क्या वो सच में उनके समाज की राजनीति करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, या केवल चुनाव के समय में अपने जाति के नाम पर वोटों का सौदा करते हैं? तय उनको करना है कि क्या जनता समझेगी नहीं समझेगी। आप क्या समझते हैं कि क्या 1931 के बाद से बिहार ऐसा राज्य बना है जिसने आंकड़े सामने कर दिए हैं और राज्य को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या राय है, राय दीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।